आज का जो क्लास है वो क्लास रहेगा आपका डेप्रिसिएशन का। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सबको आइडिया ना व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Yes, sir. हाँ, प्लीज टेल व्हाट इज डेप्रिसिएशन। So if we buy a machinery for a factory, Hmm. after certain year the face value of the machinery will go down. They'll go down. Not only machine, it may be anything, it may be furniture, it may be vehicle, it may be anything. Depreciation is the what? It is a reduction in value of tangible fixed asset. तो बिजनेस में जो आपके पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, जिसको आप टच कर सकते हो, उनका वैल्यू डे बाय डे फॉल होता है। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया। समटाइम वैल्यू एप्रिशिएट भी हो सकता है, बट हमारा यहाँ पे फोकस अभी डेप्रिसिएशन पे ही रहेगा। तो आपने जो प्लांट परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, जो आपने मशीन परचेज किया, जो कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, उसका वैल्यू डे बाय डे डाउन हो रहा है, उसको चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। तो इफ आई आस्क यू, इट इज अ लॉस और गेन फॉर द बिजनेस? इट इज अ लॉस और गेन? Loss. इट इज अ लॉस, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहां पर आपके एसेट का वैल्यू फॉल हो रहा है, तो आपका ये लॉस ही होगा इनफैक्ट। तो इट इज अ लॉस इन नेचर, बट ये जो लॉस आपका है ना, काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ नॉन कैश लॉस, और यू कैन से इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। बिकॉज लॉजिकली आपके पास, आपकी पॉकेट से कोई कैश नहीं जा रहा है। लॉस तो आपका हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपकी पॉकेट में से कोई कैश यहां पे आउट नहीं हो रहा है। सपोज आपने कार परचेज किया, उस कार का वैल्यू ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ कम हो रहा है, तो आपका उसमें लॉस हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके लिए आप किसी को कुछ पे नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ए नॉन कैश नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। लॉस तो है इसमें आपका, बट इसके लिए आप किसी को कुछ भी पे नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग, डेप्रिसिएशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग यूज। कोई भी एसेट अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो तो उसका वैल्यू डे बाय डे कम होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप एक मोबाइल फोन परचेज करो, उसको यूज भी मत करो, हाफ एन ईयर के बाद ही उसके प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। थर्ड वन, एक्सीडेंट। दीज आर द मेन रीजंस जहां पर आपके एसेट डेप्रिशिएट होते हैं। प्रोलॉन्ग यूज कर दिया आपने, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक्सीडेंट्स हो गए एसेट्स के, तो वहां पर आपके एसेट के वैल्यू वहां पे फॉल होते हैं। ठीक। डेप्रिशिएशन जो हमारा होता है, आपके सिलेबस में डेप्रिशिएशन के दो मेथड है। वन इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन का एक और नेम होगा यहां पे, इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। और इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड रिटन डाउन को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। And it is also called as what? Diminishing balance method. Diminish balance method. तो आपके स्लिप डेफिनेशन के एक्चुअली काफी सारे मेथड्स होते हैं, आपके सिर्फ दो ही मेथड है। एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, और एक आपका हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले इन दोनों का डिफरेंस एक बार समझते हैं, ठीक है ना? तो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने एक मशीन परचेज किया, और इस मशीन का वैल्यू था सपोज 10 लाख रुपीज। ये इसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था मशीन का। ठीक। सपोज आपने इसको परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को, आपने मशीन परचेज किया 10 लाख में आपने परचेज किया। और सपोज डेप्रिसिएशन का जो रेट है
It is 10% per annum. It is what? It is 10% per annum. तो अगर आप डेप्रिसिएशन की बात यहां पे करोगे, सपोज आप फॉलो कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपकी मशीन का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 10 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% पर एनम। तो आप एक साल के बाद जब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आप उसका कितना माइनस करोगे? आप 1 लाख, बिकॉज 10% ऑफ 10 लाख इज व्हाट? 1 लाख। मीन्स आफ्टर 1 ईयर आपकी मशीन का वैल्यू कितना बच गया? 9 लाख रुपीस। फिर आप एक साल के बाद फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर आप 1 लाख माइनस कर दोगे यहां पे, और मशीन का वैल्यू कितना बच गया? 8 लाख रुपीस। फिर अगले साल थर्ड, हाँ प्लीज बोलो। 90,000 ना? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में 90,000 दूसरे मेथड में आएगा। सर 10% ऑफ 10% ऑफ, देखो व्हाट इज द मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ना। तो अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एवरी ईयर विल बी चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओके सर। तो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो इस चीज को भूलना मत। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करोगे तो डेप्रिसिएशन आपको हर साल जो चार्ज करना होगा वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करना है। तो एवरी ईयर अंडर दिस मेथड जो आपका डेप्रिसिएशन रहेगा वो रहेगा 1 लाख रुपीस का। दैट इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप सपोज फॉलो करते यहां पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो अंडर दिस मेथड depreciation is charged on reduced value of asset. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपने एक मशीन परचेज किया, कॉस्ट प्राइस जिसका था 10 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर इन दिस केस विल बी रुपीज 1 lakh. That is 10% of 10 lakh is what? 1 lakh. After 1 year, what is the value of your machine? That is rupees 9 lakh now. तो अभी आप जब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, नॉट ऑन 10 lakh. It will be on 9 lakh now. That is rupees 90,000. फिर आफ्टर सेकेंड ईयर आपका मशीन का वैल्यू कितना बचा? 8,10,000 रुपीज. Again you will charge depreciation on 8,10,000 at the rate of 10%, that is what? 81,000 rupees. तो दोनों मेथड में सिर्फ यही एक बेसिक डिफरेंस है। अकाउंट्स दोनों में सेम रहेगा आपका, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली नंबर्स, बिकॉज अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग लेजर्स विल बी सेम। तो डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा सिर्फ कैलकुलेशन के पार्ट में। तो अपना सिंपल से लॉजिक रखो, क्वेश्चन में अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है तो डेप्रिसिएशन एवरी टाइम इट विल बी चार्ज्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, और अगर आपने फॉलो करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड तो वहां पर आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। यहां पर कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ। किसी को कोई डाउट यहां पे इन दोनों मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट में? वेदांगी कोई डाउट? नो सर। संदेश, निशिका कोई डाउट आपको? नो सर। नो सर। सानवी क्लियर है? यस सर। तनुष, कृष्णा, रचित? नो डाउट सर। नो डाउट सर। वेरी गुड। सलीना क्लियर है आपको भी? यस सर। चलो गुड। तो ये डिफरेंस है। अकाउंटिंग इसका बहुत इजी लगने वाला है आपको, बिकॉज यहां पर एक्चुअली अकाउंट्स का ज्यादा यूज होता नहीं है। मेन थिंग इज द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेप्रिसिएशन? नंबर 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, or you can say cost of acquisition.
Number 2, estimated scrap value of asset and estimated life of the asset. Estimated life of asset. ये 3 फैक्टर्स जो है ना, ये आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिसाइड करते हैं एक्चुअली. आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर. सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन परचेज किया. सपोज इसका मशीन का वैल्यू था 10 लाख रुपीस, इसका वैल्यू था सपोज. और मुझे बोला गया जब मैंने मशीन को परचेज किया तो मुझे वेंडर ने क्या बोला कि इस मशीन का जो लाइफ है वो 10 साल का ही लाइफ रहेगा बस. इस मशीन का लाइफ कितना रहेगा? 10 साल का लाइफ रहेगा. ठीक है, मींस 10 साल के बाद ये मशीन आपके लिए काम नहीं करेगी. और मुझे उसने क्या बोला कि अगर आप इसको 10 साल के बाद मुझे स्क्रैप में भी सेल करोगे एज ए साल्वेज तो मैं इसको परचेज कर लूंगा 1 लाख रुपीस में. तो समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को कि मैंने एक मशीन परचेज किया जिसका वैल्यू 10 लाख रुपीस था और मुझे बोला गया कि इस मशीन का जो लाइफ है वो 10 साल का रहने वाला है. नहीं, 10 साल के बाद ये मशीन आपके लिए काम नहीं करेगी और इसको अगर आप मुझे स्क्रैप में भी सेल कर दोगे देन आई विल परचेज इट फॉर रुपीज 1 लाख. ठीक, तो देखो अभी आपने 10 लाख रुपए दिए मशीन को परचेज करने के लिए. आपने कितना अमाउंट दिया? 10 लाख रुपए दिए मशीन को परचेज करने के लिए. और आप इस मशीन को सिर्फ 10 साल ही यूज कर पाओगे और 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा बिकॉज इसको अगर आप एज ए स्क्रैप सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीस मिलने वाला है. तो लॉजिकली सोचो तो आपका यहाँ पे लॉस कितना हुआ? आपका लॉस यहाँ पे कितना हुआ? 9 लाख रुपीस का. ये पार्ट समझा आपको? हाउ इट इज 9 लाख रुपीस? सर नहीं समझा मुझे. देखो, आपने मशीन कितने का परचेज किया? आपने मशीन परचेज किया 10 लाख रुपए का. ये पार्ट समझा? यस. इस मशीन को आप 10 साल यूज करोगे. यस. 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपीस इसका स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा. यस. तो आपको 10 साल के बाद मशीन तो खत्म हो गई ना अभी. यस. तो आपका इन 10 इयर्स में लॉस कितना हुआ? 9 लाख. 9 लाख का लॉस हुआ. ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं पर ईयर लॉस कितना है आपका, तो यू विल से 9 लाख अपॉन 10 दैट इज रुपीज 90,000. मींस आप जो मशीन यूज कर रहे हो ये मशीन आपको एवरी ईयर यहां पे 90,000 रुपीज का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स यूज एंड दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन. तो आते हैं इसके फॉर्मूला पे. इसका फॉर्मूला क्या बोलता है आपको? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट. तो देखो अभी हमने कैसे निकाला था डेप्रिसिएशन का अमाउंट. आपके एसेट का कॉस्ट प्राइस था 10 लाख रुपए का. अगर आप उसको एज ए स्क्रैप सेल करोगे यू विल गेट 1 लाख रुपीज रिटर्न में और इसका लाइफ कितना था? 10 साल का. दैट मीन्स आपको एवरी ईयर 90,000 रुपीज का मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा. नेक्स्ट थिंग, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते क्यों है? हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? कोई बताएगा मुझे इसका रीजन क्या है? कैश तो आउट नहीं हो रहा है आपके पास से कुछ भी ना, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ए नॉन कैश नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, बट स्टिल वी चार्ज डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? What may be the reason for charging depreciation on the asset? So because we can see that it's a profit or loss for the company. It's a profit or loss for the company. थोड़ा रिफाइन करो अपने वर्ड्स को. एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये. और क्यों बताओ? What is the need for charging depreciation? बुक के पेज मत पलटो संदेश. और क्यों बताओ? नहीं सर मैं अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं. और क्यों बताओ? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट? कुछ कैश तो किसी को पे नहीं करना होता बट स्टिल हम लोग अपनी बुक्स में शो करते हैं इसको. कोई रिप्लाई किसी के पास? निशिका, व्हाट इज द रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? Because we're like using an asset
and it helps us to find what the true profit and loss for the business is. दैट इज अ करेक्ट रिप्लाई. आप अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो. बिकॉज देखो ना, सिंपल सा लॉजिक लगाओ. सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है ना, आप लेबर को वेजेस पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल के पैसे आप पे कर रहे हो. व्हाट अबाउट मशीन? क्या वो मशीन आपके लिए काम नहीं कर रही है? क्या वो मशीन आपके लिए काम नहीं करी? मशीन भी तो आपके लिए काम कर रही है ना वो. तो उसको आपने क्या पे किया? वो उसका डेप्रिसिएशन था. एंड अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा. बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉफिट आपका एक्स्ट्रा आएगा. एंड यू हैव टू पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑल्सो, हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑल्सो. ठीक है ना. तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि वाई वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, द मेन आंसर इज व्हाट? टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस. क्लियर? अभी आते हैं इसके अकाउंटिंग के पार्ट पे. इसका अकाउंटिंग पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं. यहां पे जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो आप एक एंट्री पास करते हो ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक, जो भी जैसे भी आपने परचेज किया. ठीक है ना. ये एंट्री हम पास करते हैं व्हाइल परचेजिंग द एसेट. अभी आपको एक साल. हाँ बोलो संदेश. वेंडर अकाउंट भी आ सकता है क्रेडिट में. हाँ वेंडर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया तो वेंडर आ जाएगा. ठीक है ना. अभी आप डेप्रिसिएशन करोगे एसेट के ऊपर. ठीक. तो डेप्रिसिएशन की एंट्री यहां पर क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो लॉजिकली आपकी यही दो मेन एंट्रीज है. एक तो आप एसेट को परचेज करोगे और एक उसके बाद उसको आप जब उसको आप डेप्रिशिएट करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको वो एंट्री पास करनी है. डिफिकल्टी सम में कहां पर आएगी? डिफिकल्टी सम में वहां पर आएगी जहां पर आप अपने एसेट को सेल करोगे. ठीक. तो मैं आपको कुछ की पॉइंट देता हूं, अपने की पॉइंट अपने माइंड में रखो. आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी हेल्प करेंगे वो. नंबर 1 की पॉइंट, डेप्रिसिएशन will be charged at the end of financial year. तो डेप्रिसिएशन हम लोग कब चार्ज करेंगे? जब आपका ईयर क्लोजिंग होगा. इट में बी 31 मार्च, इट में बी 31 दिसंबर. नंबर 2, डेप्रिसिएशन will be charged as per the number of month of uses. सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन परचेज किया. सपोज आपका जो फाइनेंशियल ईयर था, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 19, इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 20. और सपोज आपने एक एसेट परचेज किया. कब परचेज किया आपने? 1 जुलाई 19 को परचेज किया. द मेन थिंग इज दैट, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया आपको? डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है आपको? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. बीच में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है आपको. जब भी आपका ईयर का क्लोजिंग होगा उस डेट में वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन. नंबर 2 की पॉइंट यहां पर क्या है? जितने मंथ आप एसेट को यूज करोगे सिर्फ उतने मंथ आपको डेप्रिशिएट करना है. लाइक इन दिस केस, सपोज आपने मशीन परचेज किया 1 जुलाई को, तो डेप्रिशिएशन आपको सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ के लिए ही चार्ज करना होगा. पूरे साल का चार्ज नहीं कर रहा वहां पे. तो प्लीज बी फोकस. स्टार्ट करने से पहले सम को आपको चेक करना होगा कि आपके ईयर का क्लोजिंग कब है. 31 मार्च को है या 31 दिसंबर को है. बिकॉज एज पर द पॉइंट नंबर 1, आपको डेप्रिशिएशन कब चार्ज करना है? एट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड एज पर द पॉइंट नंबर 2, जितने मंथ आप एसेट को यूज करोगे उतने मंथ आप उसको डेप्रिशिएट करोगे. आंख बंद करके पूरे साल का डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करना है. प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आपने कब परचेज किया एसेट को, कब क्लोजिंग है ईयर का, एज पर दैट नंबर ऑफ मंथ के बेसिस पे आप डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे. नंबर 3 पॉइंट, whenever any asset or part of the asset is sold,
सपोज आपने 2 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद, 3.5 ईयर के बाद एसेट को सेल कर दिया या उसके एक पार्ट को सेल कर दिया. नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है एग्जाम में. एंड आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज ये मेरा ईयर था 1 अप्रैल 19, इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 20. क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि ऑन 30th जून 2019 एसेट वाज सोल्ड. तो देखो अभी आपने अपना ईयर कब स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 19 को. एज पर द पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या लिखवाया था आपको कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है एट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बट इन दिस केस आप अपनी मशीन को सेल कर रहे हो 30 जून 19 को. इट मींस आफ्टर 3 मंथ आप इस मशीन को सेल कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो. तो ध्यान रखना है आपको, उसको सेल करने से पहले आपने इसको 3 मंथ और यूज भी तो किया है ना. तो पहले आप उसको 3 मंथ डेप्रिशिएट करो, उसके बाद सेल कर सकते हो आप, नॉट बिफोर दैट. द मेन थिंग इज दैट आप किसी भी एसेट को जितने मंथ यूज करोगे उतने मंथ डेप्रिशिएट करोगे. बस सिंपल लॉजिक है ये. तो आप चाहे परचेज करो मिड ऑफ द ईयर में, तो रिमेनिंग मंथ का डेप्रिशिएशन आपको चार्ज करना होगा. और अगर आप उसको सेल भी करते हो मिड ऑफ द ईयर में, तो जितने मंथ आपने बिफोर द सेल उसको यूज किया उतने मंथ पहले उसको डेप्रिशिएट करोगे. नेक्स्ट थिंग, कभी भी आपसे बोला जाए व्हाट इज बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन. ये इसका मतलब होता है. बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन. ये 4 पॉइंट अपने माइंड में रखो. यू नॉट बिलीव, सारे सब बहुत इजी लगेंगे. पहला पॉइंट मैंने क्या दिया आपको कि डेप्रिशिएशन आपको कब चार्ज करना होगा? एट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एज पर द पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी एसेट को मिड ऑफ द ईयर में परचेज करते हो, किसी भी मंथ में आप परचेज करते हो, जितने मंथ आपने यूज किया उतने मंथ आप उसको डेप्रिशिएट करोगे. एज पर द पॉइंट नंबर 3, अगर आप किसी एसेट को सेल कर रहे हो तो जितने मंथ आपने यूज किया उसको सेल करने से पहले आप उसको डेप्रिशिएट करोगे. एंड एज पर द पॉइंट नंबर 4, इफ दे आस्क व्हाट इज द बुक वैल्यू, इट इज द कॉस्ट प्राइस माइनस द डेप्रिशिएशन. यहां तक कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ. कोई डाउट किसी को यहां पे? No, sir. चलो गुड. सना आपने काफी No, लेट sir. ज्वाइन किया आज. सर मैंने वो दूसरा मैसेज चेक नहीं किया था तो अच्छा मेरे को लगा मैं ना आप क्लास का रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं आप बाद में देख लेना उसको, ठीक है? तो हम लोग अभी एक सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर. आई विल शेयर वन सम विद यू. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी रफ में कहीं पर भी 3 चीजें जरूर मेंशन करना. रेट, डेट एंड मेथड. स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें पक्का चेक कर लेना क्वेश्चन को. रेट मींस डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%. डेट मींस क्लोजिंग कब करना है आपको? 31 मार्च को. और मेथड तो आपको पता ही है. मेथड यहां पर कौन सा है? स्ट्रेट लाइन. क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करोगे पहले प्लीज 3 चीजें इंश्योर करना. कई बार क्या होता है ना, ईयर क्लोजिंग कभी दिसंबर में होगा, कभी मार्च में होगा. तो ईयर का क्लोजिंग अगर आपका रॉन्ग है तो आपका, यू विल नॉट बिलीव, पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें इंश्योर करनी है. कौन कौन सी? रेट, डेट और मेथड. रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? डेट मींस कब क्लोजिंग करना है आपको, और आपका मेथड यहां पर कौन है, कौन सा मेथड है. तो नाउ वी विल मेक ए लेजर फॉर द प्लांट अकाउंट बिकॉज वी हैव परचेज्ड ए प्लांट. और यहां पर एग्जामिनेशन में आपसे सिर्फ लेजर ही पूछा जाएगा. दे विल नेवर आस्क द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस. तो प्रॉपर एक फॉर्मेट देना होगा आपको प्लांट अकाउंट का. इट इज ए लेजर ओनली, तो लेजर का फॉर्मेट फॉलो करना होगा आपको. डेट, पर्टिकुलर्स, देन योर JF number, amount, again date, particulars, JF number and amount.
GF नंबर एंड टॉप लेफ्ट में DR, टॉप राइट में CR, DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। ठीक, देखो ना, अभी आपका लेवल अच्छा है अकाउंट्स का, तो डायरेक्टली नाउ वी विल मेक ए लेजर विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री। और आपको वही मॉडर्न अप्रोच के रूल अपने माइंड में रखने, सारे रूल्स आपको पता है पहले से। इंक्रीज इन एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। डिक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्या होगी, डेबिट। ठीक है ना। एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। ये रूल अपने माइंड में रखो, सारे लेजर अपने आप बन जाएंगे बिना जर्नल एंट्रीज पास करें। तो प्लांट इज ए एसेट और लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। Asset. एसेट, इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, Debit side. डिक्रीज इन एसेट, Credit side. बस सिंपल। तो आपने एक प्लांट परचेज किया, तो आपके पास तीन पैरामीटर क्या है, रेट इज 10%, क्लोजिंग करना है 31 मार्च को, और आपका मेथड यहां पर कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कंपनी परचेज्ड ए प्लांट ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2010। तो 2010 अप्रैल 1 वी हैव परचेज्ड ए प्लांट, यू कैन राइट टू कैश और टू बैंक, दोनों चलेंगे। और ये प्लांट आपने कितने का परचेज किया, ₹2 लाख का। नेक्स्ट थिंग एंड वन मोर थिंग, इट फर्दर स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो आपका प्लांट अभी 2 लाख का नहीं है, इट इज नाउ 2,10,000। मैं आपको सिखाया था ना ये, अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो तो जो इसका इंस्टॉलेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब आपको एसेट के प्राइस में ऐड करना होगा। तो वैल्यू ऑफ प्लांट इज नाउ व्हाट, 2,10,000 रुपीज। समझा ना आपको ये। एंड इट वॉज ब्रॉट इन यूज फ्रॉम 1 अगस्त 2010। ओके, तो आपने इसको यूज में कब से लिया, 1 अगस्त 2010 से। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो समझना इसको। तो आपने परचेज को इसको 1 अप्रैल 2010 में किया, बट इसका आपने यूजेस कब से स्टार्ट किया, आपने इसको स्टार्ट किया 1 अगस्त 2010 से। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% पर एनम का है, और मेथड कौन सा यहाँ पे आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैं इसको अगस्त 1 से स्टार्ट करूंगा 2010 से। तो देखो अभी आपको अपने ईयर का क्लोजिंग कब करना है, ईयर का क्लोजिंग होगा 2011 मार्च 31 पे। तो मैंने क्या सिखाया था आपको भी, पॉइंट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होगा एट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या बोला आपको, जितने मंथ आप यूज करोगे उतने मंथ आप डेप्रिशिएट करोगे एसेट को। मैंने बहुत क्लियरली लिखा है ऊपर पॉइंट्स में, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एज पर द नंबर ऑफ मंथ ऑफ यूजेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस प्लांट को कितने मंथ यूज किया, इस प्लांट को आपने कितने मंथ यूज किया, प्लांट कितने मंथ हम लोगों ने यूज किया इस फाइनेंशियल ईयर में, 8 months. 8 मंथ। वेरी गुड, बिकॉज आपने 1 अगस्त से उसको यूज करना स्टार्ट किया है अभी, और 2011 मार्च 31 को आपका ईयर क्लोजिंग होगा। तो डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर विल बी ओनली फॉर 8 मंथ, रेट इज 10% इंटू 8/12। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट यहां पे ज्यादा रहता है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, तो इट विल बी व्हाट 21,000 इंटू 8/12, it is 14,000 rupees. So we'll write here by depreciation. So depreciation at the end of the first year will be what, 14,000 rupees. तो अभी एक साल के बाद 2011 मार्च 31 में आपकी मशीन का वैल्यू कितना बच गया, अभी प्लांट का वैल्यू, सॉरी, it will be written as by balance carried down. तो 2,10,000 minus 14 will be how much? I think it will be 1,96,000 rupees. तो ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। क्लोज दिस लेजर।
आपको एक ही लेजर में मल्टीपल ईयर्स शो करने हैं. यू विल नॉट मेक सेपरेट लेजर फॉर ईच ईयर. इसी लेजर में कंटिन्यू करेंगे अभी हम लोग. तो अभी आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था प्लांट का एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इट विल बी ऑन व्हाट 2011 अप्रैल 1. तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द प्लांट विद अस नाउ? इट इज 1,96,000 रुपीज. इट मीन्स 8 महीने यूज करने के बाद आपके प्लांट का वैल्यू कितना बच गया? 1,96,000 रुपीज. नेक्स्ट थिंग, on 31st December 2012 the plant was sold. 31st December 2012 मुझे बताओ क्या ये करंट फाइनेंशियल ईयर में आएगा या उससे अगले ईयर में आएगा? 31st December 2012 किस ईयर में आएगा ये? What, sir? 31st अगले ईयर में आएगा, इस ईयर में नहीं आएगा ना, बिकॉज इस ईयर का क्लोजिंग कब हो जाएगा? 2012 मार्च 31st को क्लोजिंग हो जाएगा इसका. तो अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर अभी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो कोई बच्चा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन में अभी कितना चार्ज करूं? अमाउंट बताओ मुझे, सोच के बताना. सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूं मैं अभी? मेथड आपका है स्ट्रेट लाइन. So 182,000. कितना? 182,000. 1,82,000. 182. Sandesh, I am asking for the amount of depreciation. 14,000. 14,000 रहेगा. Yes. क्यों? बिकॉज मेथड इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन. Straight line. ओके, Yes. चलो निशिका कितना रहेगा डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में? 14,000. 14,000. वेदांगी? Yes, sir. 14,000. 14,000. कृष्णा? Sir, 14,000. 14. सानवी? Sir, 14,000. 14. रचित? 14,000. तनुष? 14,000. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. आपने प्रीवियस ईयर में कितने मंथ प्लांट यूज किया था? 8. 8 मंथ. करंट ईयर में कितने मंथ यूज किया आपने? 12 मंथ यूज किया है ना. मैं आपसे वही बोल रहा हूं, जितने मंथ आप यूज करोगे उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो अगर मैं बात करूं आपसे 11 एंड 12 की, तो आपने 11 और 12 के ईयर में कितने मंथ इस प्लांट को यूज किया है? आपने पूरे 12 मंथ यूज किया है प्लांट को. तो आपका जो डेप्रिसिएशन यहां पर होगा वो 14,000 नहीं होगा अभी, इट विल बी 21,000 रुपीज. बिकॉज एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. तो इसका 10% कितना बनेगा? 21,000 रुपीज. किसी को डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो, वाई 21,000? सर मुझे एक डाउट है. हाँ बोलो बोलो. अपन बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों ने 1,96,000 किया था ना हाँ हाँ, इस साल का, तो फिर 10% इस पर 21,000 कैसे? संदेश, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. ओके सर. व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट? 2,10,000. 2,10,000. 2011-12 के ईयर में आपने इस प्लांट को कितने मंथ यूज किया? 12 months. तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 2,10,000 का एट द रेट ऑफ 10%? 21,000. 21,000. सिंपल. बस Okay, sir. राइट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर प्लांट, राइट बाई बैलेंस कैरी डाउन. तो 1,96,000 माइनस 21 विल बी व्हाट? कितना हो जाएगा ये? 1,75,000 क्या? तो ये आपका सेकेंड ईयर भी आपने क्लोज कर दिया. अभी हम लोग एंटर करते हैं थर्ड ईयर में. तो थर्ड ईयर में आते हैं 2012 अप्रैल 1. April 1. Now, what is the value of your plant? Write opening balance to balance brought down, which is now 1,75,000 rupees. क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, क्या बोल रहा है अभी.
ऑन 31 दिसंबर 2012 हम लोगों ने प्लांट को सेल कर दिया 1,20,000 रुपए में। मीन्स आपने इस प्लांट को सेल किया फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000। ठीक है, कब सेल किया? 31 दिसंबर को। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने इसको सेल करने से पहले कितने मंथ यूज किया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपने सेल करने से पहले इसको कितने मंथ यूज किया? So 9 months. 9 मंथ। वेरी गुड। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, जितने मंथ आप यूज करोगे उतने मंथ आपको डेप्रिशिएट करना है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। आपने इसको सेल किया, नो डाउट, बट सेल करने से पहले आपने इस ईयर में इसको 9 मंथ और यूज किया है, तो पहले आप इसको 9 मंथ डेप्रिशिएट करो। तो 2,10,000 कॉस्ट था इसका, 10% का रेट था यहां पे डेप्रिशिएशन का, और 9 मंथ का डेप्रिशिएशन यहां पे कितना बनेगा? इट विल बी 21,000 इंटू 9/12, इट इज 15,750 रुपीज। ये आपका डेप्रिशिएशन हो गया 9 मंथ का। तो राइट हियर बाय डेप्रिशिएशन 2012 December 31st by depreciation account, which is what? 15,750 rupees. ठीक है ना? ध्यान रखना है, डेप्रिशिएशन आप यहां पे सिर्फ 9 मंथ का ही चार्ज करना है, पूरे साल का चार्ज नहीं करना है, बिकॉज द बेसिक रूल सेज कि जितने मंथ आप यूज करोगे उतने मंथ का डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। तो अभी मुझे कोई बच्चा बताओ कि 31 दिसंबर 2012 को अभी हमारे प्लांट का वैल्यू कितना है? कैसे निकालो? 1,59,250. कितना आ रहा है संदेश? 1,59,250. वेरी गुड। तो देखो प्लांट का जो वैल्यू था, प्लांट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2012 इट वाज 1,75,000 रुपीज। फिर आपने इसको यूज किया और 9 मंथ, तो 9 मंथ का डेप्रिशिएशन कितना है? 15,750। तो 9 मंथ यूज करने के बाद आपके प्लांट का जो बुक वैल्यू है ऑफ प्लांट, इट इज कितना आ रहा था संदेश? 1 लाख 1,59,250. 1,59,250 is the value of your plant. कब? As on 31st December 2012। तो मतलब आपकी बुक के हिसाब से प्लांट का इतना वैल्यू अभी है। डेप्रिशिएशन 9 मंथ का चार्ज करने के बाद आपने इस प्लांट को कितने वैल्यू में सेल किया? आपने इस प्लांट को कितने में सेल किया? 1,20,000 रुपीज में सेल किया। क्या प्लांट को सेल करने में कुछ लॉस हुआ मुझे? Yes, sir. यस, देयर इज अ लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना आया मेरे पास? इट इज 39,250 रुपीज। तो जब भी आप प्लांट को सेल करते हो, किसी भी एसेट को, थोड़ा सा कॉशियस रहना। पहला की पॉइंट, जिस डेट में आप उसको सेल कर रहे हो पहले उस डेट तक उसको डेप्रिशिएट कर दो, देन यू विल गेट द करंट वैल्यू ऑफ योर एसेट। फिर चेक करो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस क्या है उसका डिफरेंस विल गिव यू आइदर प्रॉफिट और लॉस। और अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इनफैक्ट कुछ नहीं करना, आपको इस प्लांट को सेल करना है ना, तो बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया आपने? 1,20,000 रुपीज में। और जो लॉस हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 39,250 रुपीज का मुझे यहां पे लॉस हो रहा है, और आप इस लेजर को यहां पे क्लोज कर सकते हो। बुक में कितना दिया लॉस? 39,250 का लॉस आपको आ रहा है। किसी को प्लांट के लेजर में अगर 1% भी डाउट है, प्लीज मेरे को पूछो। प्लांट के लेजर में कोई डाउट है यहां पे? सबको क्लियर हो गया क्या? कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में दे विल आस्क फॉर द लेजर ऑफ डेप्रिशिएशन ऑल्सो। आप लोग स्कूल में कराया डेप्रिशिएशन का लेजर?
स्कूल में कवर किया डेप्रिसिएशन का लेजर आपको? कोई आइडिया किसी को? Yes, sir. कवर किया है ना? हाँ. ओके, तो वी विल मेक ए लेजर फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो। ये भी बहुत इजी लेजर है, इनफैक्ट इसके लिए आपको क्वेश्चन को भी रीड नहीं करना होगा, ध्यान रखना, इसके लिए आपको क्वेश्चन को रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लांट के लेजर को देख के ही आप यू विल मेक द लेजर फॉर डेप्रिसिएशन। तो वही सेम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स, डेट particulars, LF number, amount, date, particulars, LF number, amount, write DR and CR। तो देखो मैंने आपको एंट्री क्या सिखाई थी? मैंने आपको एंट्री ये सिखाई थी, डेप्रिसिएशन। जब भी आप चार्ज करोगे तो एंट्री क्या बनती? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, आप लोग तो फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ चुके हो, डेप्रिसिएशन आप कहां पर शो करते हो? फाइनल अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन आप कहां पे शो करते हो? Profit and loss account. वेरी गुड वेदांगी, विच साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? Debit side. वेरी गुड। दैट मींस वहां पर एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया एसेट पे, एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डंप करते हैं ऑन द डेबिट साइड टू फाइंड आउट कि आपको उस साल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपको बस यही दो एंट्रीज फॉलो करनी है टू मेक द लेजर फॉर डेप्रिसिएशन, और इसके लिए आपको क्वेश्चन भी रीड नहीं करना है, सिर्फ प्लांट के लेजर को चेक करो। तो देखो आपने डेप्रिसिएशन कहां कहां पे यूज किया? ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, बस और कुछ नहीं करना, बस इन 3 नंबर से आपका पूरा लेजर रेडी हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट टाइम कब चार्ज किया? 2011 मार्च 31 को। तो यहां पे दिखा दो 2011 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर इट वाज ₹14,000, और सेम डेट में आप इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी कर दो, तो बाय P&L अकाउंट। अमाउंट सेम 14,000, बस क्लोज हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तो राइट अगेन 2012 मार्च 31, अगेन राइट टू प्लांट अकाउंट। अमाउंट इज व्हाट? 21,000। सेकेंड ईयर में कितना? 21,000 रुपीज था। अगेन क्लोज कर दो ईयर को मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज हो गया ये भी आपका। थर्ड ईयर में एंटर करेंगे आप। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आपने कब चार्ज किया? आपने चार्ज किया 2012 दिसंबर 31 में, तो यहां पर दिखा दो 2012 दिसंबर 31 टू प्लांट अकाउंट, एंड द अमाउंट वाज ₹15,750। बट अभी आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करोगे तो दिसंबर 31 में मत करना। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या बैलेंस शीट हो गया, ये बनते हैं लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। ये कब बनते हैं? लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उस केस में आप 2013 मार्च 31 को इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे बाय P&L अकाउंट, एंड द अमाउंट इज व्हाट? 15,750 रुपीज, और ये आपका क्लोज हो गया। बस लेजर कंप्लीट हो गया। कहीं पर कोई भी डाउट किसी को तो प्लीज मुझे बताओ।